Hello everyone. Today we are going to start with United Nations Organization. So let's start with the video. So guys, as I repeat in every video, हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स करेंगे. ये वीडियो में आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग मिलेगा, दैट इज रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और फिर इसको हम यूएनओ भी कहते हैं. ऑलराइट, सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल सोवरेन स्टेट्स इन द वर्ल्ड. अब सोवरेन क्या होता है? हम उन कंट्रीज को सोवरेन कहते हैं. यहाँ पे जब आप स्टेट्स देखोगे तो यहाँ पे स्टेट्स से कंट्रीज को रेफर किया जा रहा है, फाइन, या फिर मेंबर्स भी लिखा रहेगा तो मतलब कि कंट्रीज जो कि यूएनओ की मेंबर्स हैं. सो सोवरेन कंट्रीज या स्टेट्स वो होती हैं जो जिनके पास ये पावर है कि वो खुद को गवर्न कर सके. सो दे आर कॉल्ड सोवरेन स्टेट्स. तो ऑलमोस्ट सारी जो सोवरेन कंट्रीज है दुनिया में वो यूएनओ की मेंबर है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. ओके, सो दुनिया में शांति फैलाने के लिए, शांति और सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था. अब इसका डेट आप बुक में याद कर लेना, बुक में मार्क करके रख लो कि ये कब एस्टैब्लिश हुई थी. फाइन. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर लिस्टेड बिलो. आपको यूएन की ऑब्जेक्टिव्स पढ़नी है एंड देन जो आपको 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले यूएन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? फर्स्ट, टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्काउच ऑफ वॉर. मतलब कि फ्यूचर जनरेशन या फिर आने वाली जनरेशन, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग हैं, राइट, जो दुनिया थी उन्हें बचाने के लिए किसी और वॉर से, ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई और वॉर ना हो सके, वॉर के संकट से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था. Next point, to maintain international peace and security and to take effective measures to prevent threats to the peace. दुनिया में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, और अगर ऐसा कोई हालात होता है, वॉर का कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन को सेटल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था. टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द स्फेयर्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ना ही बस नेशन के विदिन बल्कि एक नेशन के साथ दूसरे नेशन के बीच में जो कॉपरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनली जो कॉपरेशन है कंट्रीज के बीच में उसको स्टैब्लिश करने के लिए, किस किस फील्ड में? सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में और कल्चरल फील्ड में. नेक्स्ट इज टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल पीपल. हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, सो उस फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए, उसको किसी तरीके का हार्म ना हो, इस चीज को भी कंसिडर करती है. टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड. सभी लोगों का प्रोग्रेस हो, उनकी सेहत अच्छी रहे, प्लस उनकी और भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको भी नर्चर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया गया था. So points आपके पास है, you can elaborate them as you wish. So this was all about the objectives. Next आपको जनरल असेंबली के बारे में पढ़ना है. So जनरल असेंबली से आप समझ रहे होंगे, असेंबली मतलब क्या? ग्रुप ऑफ कंट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स. जनरल मतलब सार्वजनिक, जनरल, कॉमन. ऑलराइट, तो आप ये यूएन की बहुत मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, या सॉरी ये यूएन की काफी मेजर ऑर्गन है. इसका कॉम्पोजिशन आपको पढ़ना है. सो इसमें सारे मेंबर्स आ जाते हैं, यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे मेंबर्स आ जाते हैं जनरल असेंबली में. ठीक है, दैट मीन्स सारे मेंबर्स, यूएन के सारे मेंबर्स जनरल असेंबली का पार्ट है, जनरल असेंबली की मेंबर है. चाहे वो सिक्योरिटी जनरल आई मीन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हो या फिर सेक्रेटरीट हो या फिर कोई भी हो, वो सभी मेंबर्स जनरल असेंबली के मेंबर हैं. और ये साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है सितंबर के टाइम पे, और उसके अलावा भी कभी मीटिंग हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. ओके, सो स्पेशल सेशंस कौन कन्वे करता है? सेक्रेटरी जनरल. और कौन रिक्वेस्ट करता है स्पेशल सेशंस के लिए? सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, और द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूएन. या तो सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट करते हैं या फिर यूएन के मेंबर्स के मेजॉरिटी के बेसिस पे स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज होती है.
इट इज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेशंस, देशों का पार्लियामेंट। जैसे कि हमारे कंट्री में कैसे है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वो पार्लियामेंट है किसका, कंट्रीज का। ईच मेंबर शैल नॉट हैव मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जनरल असेंबली। यहाँ पे मेंबर का मतलब है कंट्री, कि हर कंट्री से 5 मेंबर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। सो आपको 4 फंक्शंस पढ़ने हैं और सारे ऑर्गन्स का, दैट मीन जो 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं उसका आपको कॉम्पोजिशन पढ़ना है। सो इसका पहला फंक्शन, यहाँ पे हम 5 फंक्शंस करेंगे ताकि आप 4 फंक्शंस उसमें से कोई भी 4 फंक्शन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करो और उसे याद करके लिख सको। सो सबसे पहले डिलिबरेटिव फंक्शंस। डिलिबरेटिव का मतलब क्या होता है, सोचा समझा। ओके, सो देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है, द असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू पीस एंड सिक्योरिटी। पीस और सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी मैटर को ये डिस्कस कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन को ये डिस्कस कर सकता है। Next, it has a power to make recommendations for the purpose of promoting international cooperation in the field, as well as in the political field, as well as in the economic, social, cultural and health fields. So इन सारी फील्ड्स में, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो या फिर हेल्थ फील्ड्स में ये रिकमेंडेशंस दे सकता है ताकि ये सारी चीज़ों में जो कॉपरेशन मेंटेन हो सके, राइट। सारे कंट्रीज में ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जा सके और सब कुछ अच्छे से चले। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके पास क्या है, सो असेंबली के पास ये राइट है, ओके, ये पावर है कि वो यूएन का बजट कंसिडर भी करती है, दैट मीन्स उसका बजट क्या होगा उसको कंसिडर करती है, जो उसके पास जो बजट आता है, राइट, उसको कंसिडर करती है, देखती है कि उसमें क्या क्या सही है क्या क्या गलत है और फिर फाइनली उसको अप्रूव करती है डिस्कशन के बाद। नेक्स्ट, इलेक्टोरल फंक्शंस। So it elects the non-permanent members of the Security Council and the members of the Security Council and the members of the Economic and Social Council. Fine. So जो ये non-permanent members होते हैं Security Council का, उन्हें ये क्या करता है, इलेक्ट करता है। फाइन। उसके बाद फिर Economic और Social Council के members को भी ये इलेक्ट करता है। It appoints the Secretary General upon the recommendations of Security Council. So Security Council का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वही recommendations देता है और फिर ये अपॉइंट करता है Secretary General को। Members of the ICJ, that means International Court of Justice, are elected by the General Assembly and by the Security Council. So ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Next is supervisory functions. So ये रेगुलेट करता है बाकी अदर ऑर्गन्स के वर्क को और यूएन की एजेंसीज को, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। It receives and considers reports from the Security Council and other organs of the UN. That means जो UN की बाकी ऑर्गन्स है या फिर Security Council, उससे ये रिपोर्ट लेता है कि पूरे साल में क्या काम हुआ या फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या चीज़ हुई, वो सब चीज़ का रिपोर्ट ये रखता है। और सेक्रेटरी जनरल को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है असेंबली के पास कि सारे यूएन का कैसे काम चल रहा है या फिर क्या क्या चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट इज अमेंडिंग द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर क्या होता है, लॉ की तरह, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वैसे यूएन का चार्टर होता है। सो इसके पास पावर है कि ये चार्टर को क्या करे, अमेंड करे, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस और ला सकती है, उसमें कुछ एड ऑन भी कर सकती है। सो ये सारी जो चेंजेस होंगी वो कैसे होंगी या फिर ये अमेंडमेंट्स कैसे होंगी, तो डेफिनेटली जब इसे 2/3 वोट मिलेगा असेंबली, जनरल असेंबली के मेंबर्स का, तब। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ मेंबर्स एब्सेंट हैं तो उनका वोट ना लिया जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई मेंबर, जैसे कि हमारे में होता है ना लोकसभा में, अगर कोई मेंबर एब्सेंट है तो उनका वोट कंसिडर उस समय नहीं किया जाएगा, जितने लोग प्रेजेंट है बस उनका ही वोट देखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे मेंबर्स का वोट को कंसिडर किया जाएगा, ओके, और फिर उसे रैटिफाई किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि टोटल जो स्ट्रेंथ है असेंबली का उसके एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स का इसमें वोट होना चाहिए, तभी ये अमेंडमेंट पॉसिबल है, ओके, बाय 2/3 ऑफ द मेंबर स्टेट्स, ओके, मेंबर स्टेट्स का वोट। फाइन, इंक्लूडिंग ऑल द परमानेंट मेंबर्स। इसमें परमानेंट मेंबर्स भी आएंगे, अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसे हम एनफोर्समेंट या फिर एग्जीक्यूटिव विंग भी कहते हैं यूएन का। एग्जीक्यूटिव मतलब ये लॉज को एग्जीक्यूट करता है, ये आता है 1 मार्क्स में, तो इसे याद रखना।
ये पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, जैसे कि इसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इसका कॉम्पोजिशन, सो ये टोटल 15 मेंबर्स कंसिस्ट करता है और इनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट है। अब इन्हें हम बिग 5 भी कहते हैं, जो अभी जस्ट हमने पहले डील किया था। इसमें कौन से कंट्रीज है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, ब्रिटेन है और यूएसए है। ओके और जो बाकी बचे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है, जस्ट हमने पढ़ा था जनरल असेंबली, कैसे 2/3 मेजोरिटी वोट से, और इन्हें 2 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। और जो रिटायरिंग मेंबर्स है वो वापस तुरंत री इलेक्शन में अपियर नहीं कर सकते। ऑलराइट, मीटिंग्स महीने में एक बार होती है। अब देखो ये वाली पॉइंट थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने नोट में डाल दिया, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, पर इसको बस एक पॉइंट है, याद रखना। सो अगर कोई परमानेंट मेंबर नेगेटिव वोट देता है तो उसे वीटो कहते हैं। और अगर ऐसा कंडीशन आता है ना कि अगर किसी परमानेंट मेंबर ने किसी पॉइंट पे नेगेटिव वोट दे दिया तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल चाह कर भी वो पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस, इसका क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटरी रोल, इन्वेस्टिगेशन के रोल पे, राइट। सो इट में इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन। दैट मीन्स दुनिया में कोई ऐसी दहशत या ऐसी कोई बात फैल रही हो, राइट, जिसके होने या फिर ना होने का कुछ सबूत ना हो, ऐसा कुछ बात, या फिर कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जिससे कि दुनिया में अंध-बंध चले। सो ऐसे चीज़ों को ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऑलराइट, एंड देन ये इस केस में अप्रोप्रिएट मेथड्स भी सजेस्ट करेगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट इज पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट। पैसिफिक मतलब शांति के रूप, शांति से या फिर शांति के थ्रू डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। सो ये पार्टीज को क्या करेगा, जो पार्टी डिस्प्यूट जो पार्टी डिस्प्यूट लेकर आए हैं या फिर जिनको इशू है, राइट, सो उन्हें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा किस फॉर्म में, नेगोशिएशन के फॉर्म में, मेडिटेशन, आर्बिट्रेशन और अलग जो पीसफुल, बाकी जो शांतिपूर्वक ये मतलब कि ऐसे मेथड्स या ऐसे सॉल्यूशन देगा जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि आसानी से वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे कि आपने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था आपने पढ़ा था आपके सिविक्स में, राइट, लोक अदालत, राइट। अब देखो मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग मिलिट्री एक्शन। अब जैसे कि बहुत सारे सिचुएशन है जो कि पैसिफिक सेटलमेंट से अगर सॉर्ट आउट नहीं होती और इसमें अगर मिलिट्री एक्शन भी इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर कौन से तरीके हैं। दैट मीन्स आखिरी मेथड क्या है, मिलिट्री एक्शन, आर्म फोर्सेस का सहारा। तो जैसे कि अगर पैसिफिक सेटलमेंट से पार्टी नहीं मानती तो अगर जो आईसीजे है वो भी नहीं चाहता कि हम मिलिट्री को इन्वॉल्व करें, तो वो और क्या क्या तरीके प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले कंप्लीट और पार्शियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। जो दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, जिससे कि जो कंट्री दूसरे कंट्री को हार्म पहुंचाना चाहता है या फिर कुछ अग्रेशन चल रहा है उस कंट्री के थ्रू, तो ये उस कंट्री को सजेस्ट कर सकता है जिसके ऊपर अग्रेशन हो रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, उन्हें ये सजेस्ट कर सकता है कि आप उनके साथ कंप्लीटली या फिर पार्शियली इकोनॉमिक रिलेशंस बंद कर दो, या फिर आप रेल, सी, एयर और बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बंद कर दो, या फिर आप अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी सीवियर कर दो। दैट मीन्स आप उनके साथ आपको ये सारी चीज़ें कैरी आउट करनी पड़ेगी, तब जाकर ये नेशन शायद सुधर जाए। फाइन। अब अगर ये भी काम नहीं करता, ये सारे मेजर्स भी अगर काम नहीं करते, तो आखिरकार सिक्योरिटी काउंसिल को मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है। ओके, आर्म फोर्सेस का भी ले सकता है, एयरफोर्स का भी ले सकता है, नेवल का भी ले सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये लैंड नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, सी। ओके, एयर, सी और लैंड फोर्सेस सप्लाइड बाय मेंबर नेशन, जो कि मेंबर नेशंस ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शंस। सो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, participates in the election of the judges of the International Court of Justice. Fine. So International Court of Justice के judges के election में ये participate करता है। So UN Secretary General is appointed by General Assembly on the recommendation of Security Council. इसका major role है recommendation, right? It may ask the International Court of Justice for advisory opinion on any legal matter. Fine. So ये international court से किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइसरी ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। न्यू मेंबर्स, अब देखो ये वाला जो नोट है ना, ये 5th वाला फंक्शन है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। मैंने इसको नोट में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको इन 5 के अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट सीखना पड़े तो ये पॉइंट भी आ जाए, इसको भी आप रेफर कर सकते हो, काफ़ी छोटा है।
So new members are admitted by a 2/3 vote of the General Assembly upon the recommendation of Security Council. So recommendation कौन देता है? Security Council. Next, International Code of Justice, जिसे हम ICJ भी कहते हैं. ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है. जुडिशियल इन द सेंस कि लॉ, मतलब कि जैसे कि हमारे कंट्री में कैसे होती है जुडिशरी, इसके पास भी जुडिशियल पावर है. फाइन. इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? टोटल इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए होते हैं. ऑलराइट. द कोर्ट इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. 3 सालों के लिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है. ऑलराइट. और ये जो मेंबर्स है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, वो वापस से इलेक्शन के लिए आ सकते हैं. और ये जो जजेस है ना, 15 जजेस, ये भी उनके रिटायरमेंट के बाद वापस से री इलेक्शन के लिए अपेयर कर सकते हैं. नॉट रिटायरमेंट, मतलब जब उनका टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद. द कोर्ट में इलेक्ट इट्स रजिस्ट्रार. सो डिपेंड्स, अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट कर सकता है. 2 जजेस अगर हो सेम नेशनलिटी के, सेम कंट्री के, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. परमानेंट सेशन कब होता है? मोस्टली परमानेंट सेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है? वो हेग में होती है, नेदरलैंड्स में. और ये कहीं और पे भी ऑर्गेनाइज कर सकता है. नेक्स्ट फंक्शंस. कंपल्सरी जुरिडिक्शन. जो जुरिडिक्शन कंपल्सरी है. फाइन. ये किन किन चीज़ों पे कंपल्सरी जुरिडिक्शन, कंपल्सरी लॉ, आई मीन कंपल्सरी जजमेंट पास कर सकता है. ये 2 तरीके से पास कर सकता है. A large number of treaties provided that dispute arising them would be submitted to the court. Okay? अगर बहुत सारी treaties है, ठीक है, बहुत सारी treaties अगर है और उससे कुछ dispute create हो रहा है, right? treaty related अगर कोई dispute है तो वो भी international court के पास आता है और फिर वो उसे sort करता है. Jurisdiction extends to disputes involving interpretation of law. अगर UN चार्टर को या फिर लॉज को अगर इंटरप्रेट करना पड़े तो ये पावर भी किसके पास है? ये पावर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास. नेक्स्ट, रिपरेशन. रिपरेशन क्या होता है? कंपनसेशन. अगर कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कोई इंटरनेशनल लॉ या समथिंग अगर वो टूट गई हो या फिर उसे ब्रीच करना, मतलब उसे तोड़ना, ओके, उसका उल्लंघन करना. इस केस में ये कंपनसेशन देता है. कंपनसेशन किसी और कंट्री पे जिसने किया है उस पर इम्पोज करता है. नेक्स्ट, वॉलंटरी जुरिडिक्शन. अगर इसके पास कोई केस आया हो, ओके, ये उस पे अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट के पास कोई केस लेकर आए तो उसे भी ये सॉर्ट करता है. ओके. नेक्स्ट इज एडवाइजरी ओपिनियन. अगर यूएन का कोई ऑर्गन एडवाइस के लिए या फिर ओपिनियन के लिए किसी लीगल मैटर पे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, तब भी ये एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करता है. और अगर जैसे कि कुछ मैटर है, कोई डिस्प्यूट है, तो उस कंडीशन में ये ट्राई करता है कि वो पीसफुल तरीके से कुछ पीसफुल मेथड ही सजेस्ट करता है ताकि वो मैटर शांत हो जाए या फिर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए.